नमस्कार दोस्तों। कुछ टाइम पहले मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मेंबर से ये पूछा था कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको वात पित्त कफ में से किसी एक चीज में परेशानी है। मतलब कितने ऐसे लोग हैं जिनको गैस या एसिडिटी या कफ संबंधी कोई परेशानी है। तो मुझे आश्चर्य हुआ जान के, आई वाज सरप्राइज्ड कि लगभग 14 या 15 लोगों ने बोला था कि उनको इनमें से किसी एक चीज में परेशानी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपकी परेशानी का समाधान दे दिया जाए। तो ये वीडियोस वैसे तो सबके लिए है, ये वीडियो पर स्पेसिफिकली ये उन मेंबर्स के लिए डेडिकेटेड है। तो उनके नाम है, एक है प्रशांत पवार जी, अभी मल्होत्रा जी, सौमिक जी, वरुण जी, राजेश पांडे जी, पायल जी, गोपाल जी पांडे, आर्येंद्र जी, प्रियंका पाटिल जी, व्लादिमीर पुतिन। मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे, अगर हो सके, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, अगर हो सके तो प्लीज अपने रियल नेम, अपने असली नाम के साथ प्लीज ज्वाइन करिए। राजेश कुमार जी, प्रियंका मल्होत्रा जी, दीप जी और रुकू सिकदिल जी। अब जो हम वात पित्त कफ कहते हैं, ये हमारे आयुर्वेदा में त्रिदोष के नाम से जाना जाता है। मतलब इनमें से किसी भी एक चीज में अगर प्रॉब्लम है तो आपके शरीर में बीमारियां उत्पन्न होंगी। अब वात कहा जाता है विंड को। तो अगर जिसमें वात संबंधी परेशानियां हैं, इसका मतलब उनमें गैस संबंधी परेशानियां शरीर में होंगी। पित्त, बाइल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, का विकार अगर किसी में है तो उनमें एसिडिटी संबंधी परेशानियां होंगी। और अगर किसी में कफ यानी कि इंग्लिश में म्यूकस जिसको कहते हैं, उसका विकार है तो कफ संबंधी परेशानियां होंगी। अब ये जो वात पित्त कफ हैं, ऐसा नहीं कि इनको शरीर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इनको शरीर से बिल्कुल उखाड़ के फेंक दो, नहीं। अगर ये शरीर में नहीं होंगे एक पर्याप्त मात्रा में, तब भी आप जी नहीं पाओगे। तो इनका शरीर में होना जरूरी है, मगर बैलेंस्ड मात्रा में जरूरी है। जहां ये इम्बैलेंस हुए वहां पर परेशानियां आएंगी। अब जैसा मैंने पहले अपने वीडियोस में बोला है, पतंजलि के जो योग सूत्र हैं उसमें अष्टांग योग, 8 लिम्स ऑफ योगा के बारे में बताया गया है, जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब आप में से कितने लोगों ने मुझसे कितने टाइम से पूछ रहे हो ध्यान कैसे करते हैं, मेडिटेशन कैसे करते हैं, तो आप प्लीज बताइए। हालांकि मेरी तरफ से भी प्रॉब्लम, गलती है कि मैंने इतना डिले किया, मगर मैं आपको शुरुआत में इसलिए बताना नहीं चाहता था क्योंकि अब ये अष्टांग योग में अगर आप देखिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 8 स्टेप्स हैं, 8 स्टेप हैं, उसमें से 7वीं सीढ़ी ध्यान है। अब भौतिक जगत में भी, फिजिकल वर्ल्ड में भी, अगर आप कभी सीढ़ियां चढ़ रहे हो ग्राउंड से, तो अगर आप 7वीं सीढ़ी डायरेक्ट चढ़ना चाहेंगे तो क्या होगा? चोट लगेगी, हो सकता है हड्डी भी टूट जाए। तो आध्यात्म में भी ऐसे ही है। अगर आपका शरीर, आपकी बॉडी, जिसको मैं गाड़ी कहता हूं, वाहन कहता हूं, आपका एक गिटार, जब तक ट्यून्ड ही नहीं है, आप कैसे गिटार बजाना स्टार्ट कर दोगे? जब तक आपकी गाड़ी में सर्विस ही नहीं हो रखी, आप कैसे गाड़ी हाईवे पे ले जाओगे? तो अब पतंजलि ने ये सोच समझ के ही एक सीक्वेंस में अष्टांग योग को रखा है। मैंने सबसे पहले अगर कोई वीडियो बनाया है तो है ब्रह्मचर्य के ऊपर, वीर्य रक्षा के ऊपर, सीमेन रिटेंशन के ऊपर। मैं उस पर इतना जोर देता हूं। अगर आप मुझसे पूछें कि पूरे अष्टांग योग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है मेरे नजरिए में, किसी और के नजरिए में कुछ और भी हो सकता है, तो वो है ब्रह्मचर्य। वो नहीं है तो कुछ नहीं है, इसलिए मैंने उस पर बहुत बल दिया और उसके वीडियोस पहले बनाए। अब तो ब्रह्मचर्य तो आता है यम में। यम में काफी है कंपोनेंट्स, उसमें एक आता है ब्रह्मचर्य। दूसरा पड़ाव नियम। नियम में भी काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अब आप देखें तो संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से पहले पतंजलि ने शौच को रखा है। अब उसका कोई मतलब है कि जब तक हमारा शरीर, शौच का मतलब क्लींस करना, बॉडी को प्योरीफाई करना, गंदगी को बाहर निकालना, जब तक हमारा शरीर साफ ही नहीं है तो हम भगवान से कैसे मिल सकते हैं? तो अब शौच जब
शब्द आता है तो सबके दिमाग में आता है कि शौच का मतलब अटेंडिंग नेचर्स कॉल। शौच का मतलब केवल वो ही नहीं है। शौच का मतलब कुछ भी शरीर में इम्प्योरिटी है उसको बाहर निकालना शौच बोला जाता है। प्योरीफाइंग, क्लींजिंग द बॉडी। अब हठ योग प्रदीपिका में यह लिखा गया है कि उसमें कि 6 शतकर्म होते हैं। अब शतकर्म का मतलब होता है क्लींजिंग टेक्निक्स, कि वो जो इंप्योरिटी शरीर से बाहर निकालनी हो कैसे निकाले। तो अब वो 6 टेक्निक जो है वो है नेति, धौती, बस्ती, कुछ लोग बस्ती भी बोलते हैं, नौली, कपालभाति और त्राटक। अब त्राटक के बारे में आप सबको पता है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, वो एक सेपरेट टॉपिक है। एक ध्येय वस्तु को सामने रख के उसको देखना, वो ज्योत भी हो सकती है, वो बिंदु भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कि हमारा जो ध्यान है वो एक वस्तु पे टिके, इधर उधर बंदर की तरह भागे मत। और कपालभाति, कपालभाति तो हर कोई टीवी पे दिखा समझाते ही रहते हैं, रामदेव जी। और तो कपालभाति एक प्राणायाम है, तो वो भी हम बाद में कभी उसके बारे में बात करेंगे, वो इस वीडियो का विषय नहीं है। नौली, नौली होता है अपने एब्डोमिनल मसल्स को इधर और इधर घुमाना, मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड घुमाना। उससे आपकी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मणिपुरा चक्र जो आपका नेवल सेंटर है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, वो सारी चीजें सही होती हैं। फिर आता है धौती, बस्ती और नेति। अब बस्ती क्या है? बस्ती आप चाहे उसको वस्ती बोल दो, चाहे आप उसको इनिमा बोल दो, इंग्लिश में उसका वास्तव में मतलब इनिमा है। तो उसमें क्या होता है, आप अपने गुदा द्वार में, जहां से आप टॉयलेट जाते हैं, तो आप उस अपने गुदा द्वार में पाइप घुसा के, या उसमें हवा के थ्रू या पानी घुसा के, आप अपने कोलन को, जिसको आप बड़ी अंतरी कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, उसकी आप सफाई कर सकते हैं। एक आता है धोती। अब धोती में क्या होता है, मलमल का कपड़ा, वो लगभग 2 इंच चौड़ा और लगभग 22.5 फीट लंबा, 2 इंच चौड़ा और लगभग 22.5 फीट लंबा, वो हम अपने अंदर घुसाते हैं मुंह के, और पेट को हिलाते हैं, एब्डोमिनल मसल्स को, और उसको निकाल देते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसके, मैं करता हूँ धोती, पर वो मैं यहाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि वो कैमरा पे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इट विल नॉट बी डिसेंट टू शो ऑल दोस पिक्चर्स। पर दूसरा हुआ नेति। अब नेति में है सूत्र नेति और जल नेति, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और धोती मैं आपको पता कैमरा पे नहीं दिखा सकता, इसलिए एक ऐसी क्रिया है जो शतकर्म में तो नहीं है, मगर शतकर्म जैसी ही है, धोती का उसको एक सब्स्टिट्यूट बता सकते हो आप। तो वो है कुंजल क्रिया। तो आज मैं आपको अब ये बताऊंगा कि कुंजल क्रिया और नीति क्रिया कैसे करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप काग आसन में कौवे की तरह, इसको क्रो पोस्चर कहते हैं, काग आसन में ऐसे बैठते हैं, और इसमें पानी पीना होता है गुनगुना करके। तो पानी को आप ताज़ा, जो आप पानी पीते हैं उसको लीजिए, उसको आप थोड़ा सा गर्म करिए, इतना गर्म करिए कि वो बहुत गर्म ना हो, वो गुनगुना रहे, इतना रहे कि आप उसको पी सकें। कुछ लोग ज़्यादा गर्म पानी एकदम पी सकते हैं, कुछ लोग ज़्यादा गर्म नहीं, कम गर्म गुनगुना पानी पी सकते हैं। तो पर्सन टू पर्सन चेंज डिपेंड करता है। तो आप जितना पानी जल्दी जल्दी पी सकते हैं उतना पानी गर्म करके, जितना पी सके इस पोजीशन में बैठ के उतना पीजिए। और याद रहे, इसमें पानी में नमक नहीं डालना, अगर नमक डालेंगे तो वह कुछ और क्रिया हो जाएगी। तो नमक नहीं डालना, केवल पानी को गुनगुना करके पीना है।
पानी जब आप पी लें, जितना आप पी सकते हैं, जब आप पानी पी लें तो अब आपको जल्दी जल्दी अपने कमरे में, जहां भी आप ये क्रिया कर रहे हो, अपने कमरे में या लॉबी में या वॉश बेसिन वाले एरिया में, जल्दी जल्दी आपको जितना जल्दी चल सके उतना जल्दी चलना है कि पानी पेट तक घुस पाए, इस तरीके से। तो आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, ज्यादा देर नहीं करनी, लगभग 30 सेकेंड या 45 सेकेंड बहुत है। अब जब ब्रिस्क वॉकिंग हो जाए और आपका पानी पेट तक चला जाए, आपको पता चल जाएगा आपका पानी पेट में चला गया है, तो अब आता है नंबर इस पिए हुए पानी को निकालने का। अब उसकी भी टेक्निक है। आपको इस तरीके से, जैसे मैं कर रहा हूं, अपनी कमर को, अपनी वेस्ट को 90 डिग्री एंगल पे मोड़ना है। आपके घुटने ना मुड़े हों, घुटने सीधे रहें, कमर को मोड़ना है। और मेरे को तो प्रैक्टिस है क्योंकि मैं तो बचपन से कर रहा हूं, तो मुझे अभी हाथ अपना इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पर जो लोग जिनको प्रैक्टिस नहीं है, उनको शुरुआत में अपनी उंगलियों की जरूरत पड़ेगी। तो आप अपनी मिडल फिंगर और रिंग फिंगर का यूज कर सकते हैं। शुरुआत में पानी बिल्कुल निकलेगा आपका, जैसा अभी दिख रहा था आपको, पर उसके बाद जब पानी कम हो जाए तो आप अपना पेट अंदर बाहर कर सकते हैं। शुरुआत में कुछ नहीं निकलेगा, शुरुआत में केवल ताज़ा जो केवल साफ पानी था वही निकलेगा। जो पानी आपके पेट में गया है, जब उसके निकलने की बारी आएगी तो वो नहीं निकलेगा, पर जब वो निकलेगा थोड़ी मात्रा में, तो उसमें आपके पेट में, जिसको हम एसिड कहते हैं, जिससे एसिडिटी होती है कि आप कुछ भी खाएं वो एसिड बन जाए, वो जो केमिकल है वो शरीर से, उसकी जो एक्सेस मात्रा होती है वो आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। अब मैं तो बचपन से कर रहा हूँ तो मेरे तो कुछ गंदगी नहीं निकली और पेट में से भी कुछ नहीं निकला, पर स्टार्टिंग में जिन लोगों को एसिडिटी प्रॉब्लम होगी, वो जो अपने पेट में से वो पित्त को निकालेंगे, एसिड को निकालेंगे, तो उनको अपने जीभ पे पता चलेगा कि वो कड़वा पानी, गरम कड़वा पानी, वो ऐसा पानी जैसे आपकी जीभ जल जाए, ऐसा होगा। तो शुरुआत में 40 दिन का कोर्स है, आपको 40 दिन रोज करना है, टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में आप पूरा कर सकते हैं। 3-4 दिन आप करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये 40 दिन का कोर्स होता है शुरुआत में, उसके बाद आप हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। तो जब आपका ये पूरा हो जाए कि अब और पानी नहीं निकल रहा है, तो अपना हाथ वगैरह सब धो के वॉश बेसिन या जहाँ भी बाथरूम में जहाँ भी आप करें वहाँ पूरा उसकी सफाई कर सकते हैं। और आप ऐसे लास्ट में कुल्ला भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें आप ब्रश भी कर सकते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें आपके गले के नीचे की सफाई ही नहीं, आपके नाक की सफाई भी होती है, तो गले के ऊपर की सफाई भी होती है ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों ये तो था कुंजल क्रिया कैसे करते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा जल नेति और सूत्र नेति कैसे करते हैं, जिसको इकट्ठे नेति बोल दिया जाता है शतकर्म में। तो इस तरीके का, अभी आप देखेंगे ये मेरा बाथरूम है, इस तरीके का लोटा होता है। इसमें आपको गर्म पानी नमक के साथ मिला हुआ डालना है, और ये है सूत्र, जिसको सूत्र नेति बोलते हैं। तो ये सूत्र है। अब इसमें आप देखेंगे 2 सिरे हैं, आगे का आधा सिरा सख्त है और पीछे का सिरा सख्त नहीं है, बस वो धागों का गुच्छा है। तो आगे का ये जो सिरा है, ये बी वैक्स जो होता है,
जो शहद की मक्खियों के छत्ते से जो वैक्स निकला होता है उससे सख्त करते हैं इसको, और जो पिछले वाला हिस्सा है वो उसको सख्त नहीं करते। अब आप साइड में नल भी चला सकते हैं और उसके नीचे अपना मग या बकेट जो भी है वो रख सकते हैं सफाई के लिए। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये सूखा हुआ सूत्र होगा शुरुआत में, इसको पहले भिगोना है, क्योंकि जो सूखा हुआ सूत्र होगा वो नाक में कैसे घुसेगा। इसको पहले आपने पूरा धो दिया आगे पीछे पूरा ठंडे पानी से। अब ध्यान रहे पिछला हिस्सा, जो पिछला आधा हिस्सा है जो केवल धागा है, क्रिया करने से पहले उसको आप जो आपने लोटे में गर्म पानी लिया हुआ है उसमें भिगा दो। पूरा मत भिगाना गर्म पानी में, पूरा पहले ठंडे पानी से भिगाना। आगे का हिस्सा इसलिए गर्म पानी में नहीं भिगाना क्योंकि मैंने अभी बताया वो शायद हनी बी के छत्ते से जो वैक्स निकला हुआ है उससे है। तो जो वैक्स है अगर आप उसको गर्म पानी में डालोगे तो पिघल जाएगा और आपका सूत्र खराब हो जाएगा। तो बाद का हिस्सा ही गर्म पानी में डालिए। अब ऐसे आगे के हिस्से को थोड़ा मोड़ के उसको थोड़ा स्टिफ करके आगे से थोड़ा मोड़ के कि वो नॉस्ट्रिल में आसानी से जा पाए। अब दोनों नाक से पहले ये देख लीजिए कौन सी आपकी नॉस्ट्रिल चल रही है, क्योंकि दिन में कुछ टाइम आपकी राइट नॉस्ट्रिल, कुछ टाइम आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलती है। अब ऐसे आपको नाक में घुसाना है धीरे धीरे। शुरुआत में आपको अजीब सा लगेगा, शुरुआत में आपको लगेगा कि अगर आप पहली दूसरी बार कर रहे होंगे आपको लगेगा कि कोई कीड़ा आपके दिमाग में घुस रहा है या केंचुआ घुस रहा है या सांप घुस रहा है, और इससे आपके शरीर में बहुत हानि भी हो सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। शायद फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कुछ नहीं है। हमारे योगी लोग यही करते थे अपने त्रिदोष को, अपने 3 विकारों को मिटाने के लिए। पर जब करें तो बिल्कुल सीरियसली करें। अब जब आप इसको आधा हिस्सा आगे का जब अंदर घुस जाएगा तो वो हलक से नीचे आ जाएगा। अब हाथ को अंदर डालें और उस हिस्से को बाहर निकाल के ऐसे। अब ये जो धागे वाला हिस्सा है उसको आगे पीछे ऐसे करके पूरी नाक की सफाई कर सकते हैं। और अपने नाक को साफ कर सकते हैं। अब मैं आपको केवल एक ही नॉस्ट्रिल में अपना दिखा रहा हूँ, वरना करना दोनों में होता है। अगर मैं दोनों में करता तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं आपको केवल एक ही में दिखा रहा हूँ। अब इसको धो लिया आपने, अच्छे से धो लेंगे सूत्र को। जब क्रिया पूरी समाप्त हो जाएगी तब भी बहुत अच्छे से धो सकते हैं, शुरुआत में हल्का फुल्का धो लें। पर अभी क्या हुआ, नाक में जो आपकी गंदगी साफ हुई है, थोड़ी बहुत तो आपने नाक साफ करके उसको निकाल दिया, पर वो भी अंदर ही है। तो अब ये तो थी सूत्र नीति। अब हम देखेंगे जल नीति कैसे करते हैं, कि वो जो गंदगी है उसको बाहर कैसे निकालें। तो वही आप जल का लोटा लेंगे, इसमें गर्म पानी मिला हुआ है। अब आप देखेंगे किस नाक से आपको पहले डालना है। जो सी आपकी चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी जो सी भी आपकी एक्टिव होगी दिन में, आपका वो वाली नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव होगी। आपको पता होगा दिन में कभी आपकी राइट नॉस्ट्रिल कभी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है, तो जो ज़्यादा एक्टिव हो उस नाक से शुरुआत करें। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने जानबूझ के आज उबला हुआ पानी लिया, तो अब मैं इसमें ठंडा पानी मिला रहा हूँ। वरना जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपको पता होगा कि कितना गर्म पानी आप नाक में डाल सकते हैं नमक मिला के। तो आप उतना ही पानी गर्म करिए कि बाद में आपको ऐसे ठंडा पानी मिलाना मत पड़े। पर अगर आपका पानी ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप ऐसे ठंडा पानी थोड़ा सा मिला सकते हैं। पर कोशिश करिए आप थोड़ा सा ठंडा पानी मिला के उसको ऐसे ठंडा करिए जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा ठंडा पानी मिला के कि एकदम ठंडा हो जाए, एकदम गुनगुना हो जाए, तो उसमें क्या होगा, जो आपने उबले हुए पानी में, जो आपने गर्म पानी में नमक मिलाया था, उस नमक की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो आपकी नाक की सफाई उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। नमक का बहुत महत्व है इस वाली क्रिया में, क्योंकि वो जो धूल मिट्टी
जो भी आप बाहर ट्रैफिक में जाते हैं, पॉल्यूशन में जाते हैं, वो जो सब इकट्ठा हुआ होता है नाक का, वो सूत्र ने अपनी जगह से हिला तो दिया, झाड़ू तो मार दिया, पर जल नेति क्या है, अब ये नमक जो इसके अंदर है, गर्म पानी के साथ नमक, वो झाड़ू के बाद पोछा मारेगा आपके नाक के अंदर, और वो सारी धूल मिट्टी, साइनस, कफ सब बाहर निकालेगा। इस पोजीशन में आप जब एक नॉस्ट्रिल से पानी अंदर डालेंगे तो दूसरी नॉस्ट्रिल से बाहर निकलेगा। इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है कि वो पानी अगर मेरे दिमाग में चला गया तो क्या होगा, ये होगा, वो होगा। कहाँ से दिमाग में जाएगा? कहीं नहीं जा सकता दिमाग में, क्योंकि ऊपर लोग सोचते हैं दिमाग में पानी चला जाएगा नाक से, पर ऊपर केवल हड्डी है, आपके फोरहेड की हड्डी है, दिमाग में नहीं जा सकता। मैक्सिमम अगर पानी थोड़ा ऊपर चला गया दूसरे नॉस्ट्रिल की बजाय, आपने सांस मान लो ले लिया, तो नाक से सांस ले लिया तो थोड़ी आपको छींक आ जाएगी, जुकाम हल्का सा लग जाएगा, दैट्स इट। अब जब आप ये क्रिया कर रहे हो तो सांस आप केवल मुंह से लीजिए। अगर आप नाक से सांस लेंगे तो पानी ऊपर चला जाएगा, जैसे भी मैंने आपको बताया। हालांकि होगा उसमें कुछ नहीं, पर थोड़ी आपको इनकन्वीनियंस होगी, तो सांस ये क्रिया करते हुए केवल अपने मुंह से लीजिए। तो एक बार मान लो आपने एक नॉस्ट्रिल से पानी डाल के दूसरी से निकाला, फिर ऑपोजिट साइड कर सकते हैं। ऐसे ही फिर एक मतलब 2 सेट्स में आप इसको रिपीट कर सकते हैं, थोड़ा 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 पानी से, जब तक आपका पानी पूरा खत्म नहीं हो जाए। अब जब आपने क्रिया करी, अब जो आपके नाक में, आपने नाक साफ तो किया, पर थोड़ी सी उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिमाग में रह जाती हैं, तो वो कैसे निकालनी है मैं आपको वो दिखाऊंगा। सीधे खड़े होके अपनी घुटने मत मोड़िए, घुटने सीधे रहने चाहिए, कमर को मोड़ के 90 डिग्री में, और सिर को ऐसे अपनी गर्दन के दोनों साइड 90 डिग्री में मोड़ के, जब तक वाटर ड्रॉपलेट्स आपके नाक से निकलते रहें इस क्रिया को करते रहो। 15-20-25 सेकंड बाद तो वाटर ड्रॉपलेट्स सारी निकल जाएंगी। तो अब कुछ नहीं निकल रहा वाटर ड्रॉपलेट। अब आप ये चेक कर सकते हैं वाटर ड्रॉपलेट निकल रहा है नहीं, अपने हाथ के पीछे आगे देख के कि कोई वाटर ड्रॉपलेट्स नाक से निकलते नहीं। जब बिल्कुल निकलना बंद हो जाएगा तो आपकी क्रिया हो चुकी है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि कुंजल क्रिया और सूत्र नीति और जल नीति कैसे करते हैं। अब कुंजल क्रिया, अगर हम गर्दन के नीचे की बात करें तो कुंजल क्रिया है वो है झाड़ू की तरह, आपकी गंदगी जो भी है, जैसे कमरे में आप झाड़ू मारते हैं। और जो धौती क्रिया है, जो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, जो आप कहीं और देख सकते हैं, वो है पोछे की तरह, आप झाड़ू के बाद पोछा मारते हैं। तो कुंजल से आपने झाड़ू किया, गंदगी बाहर निकली, और धौती से आप पोछा मार रहे हैं गर्दन के नीचे आपकी पूरा जो भी गंदगी भरी हुई है। अब ऐसे ही गर्दन के ऊपर सूत्र नीति है, जो आपकी, जो आपने वो धागा घुसाया वो है झाड़ू, और उसके बाद जल नीति, जो आपने गर्म पानी में, नमक मिले हुए गर्म पानी से जो आपने अपनी नॉस्ट्रिल से निकाला, वो है पोछा। तो गर्दन के नीचे की पूरी सफाई हो गई, गर्दन के ऊपर की पूरी सफाई हो गई। तो इससे आपका वात, पित्त, कफ बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। अब एक चीज और, जल नीति जब आप करें तो जल नीति, बहुत सारे लोग ऐसे हैं सूत्र नीति नहीं करते, जल नीति करते हैं।
बिल्कुल सही है, आप जल नीति अलग से भी कर सकते हैं, सूत्र नीति करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप सूत्र नीति करें तो उसके साथ जल नीति बाद में आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? सूत्र आपने जब सूत्र नीति किया तो जो गंदगी इकट्ठी हुई वो कभी कभी नॉस्ट्रिल क्लीन करने से वो निकल नहीं पाती, तो जब पानी आप नमक मिला हुआ गर्म पानी जब आप डालते हैं तो पूरी जो गंदगी, जमी हुई गंदगी आपने हिलाई है अपने नॉस्ट्रिल्स के अंदर, वो पूरी बाहर निकल जाती है। तो आप सूत्र नीति केवल करके छोड़े मत, अगर सूत्र नीति किया है तो साथ जल नीति भी करें। अगर आप जल नीति कर रहे हैं केवल तो आप सूत्र नीति करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो मैंने आपको दिखाया अभी ये है सूत्र, जो मैंने जैसे आपको बताया हनी बी वैक्स के साथ आधा जो फ्रंट हाफ था वो काफी स्टिफ हो रखा होता है, सख्त हो रखा होता है। ऐसी एक होती है जैसे भारतीय योग संस्थान वगैरह में मिलती है, वो होती है रबड़ नीति। वो सूत्र नीति नहीं होती, वो रबड़ नीति होती है। वो भी काम ऐसे ही करती है, मगर अगर आपके नाक में या आपके नॉस्ट्रिल्स में हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लॉकेज नहीं है, तब आप रबड़ नीति कर सकते हैं। वो रबड़ भी आप डालेंगे वो निकल जाएगा, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी सूत्र नीति के साथ। पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी यहाँ की नाक की हड्डी बड़ी होती है साइनस की वजह से, तो उनकी जैसे जब आप सांस लेते हैं तो ये बाहर वाली हड्डी और अंदर वाली हड्डी में थोड़ा गैप होता है जिससे सांस अंदर बाहर जाता है। जब साइनस होता है तो वो हड्डी जो है बढ़ जाती है, तो वो जो गैप है वो कम हो जाता है। समझ रहे हैं? अब वो गैप जब कम हो गया तो जब आप सूत्र नीति करेंगे तो वो सूत्र अंदर रबड़ नीति जब आप करेंगे तो वो रबड़, तो क्योंकि रबड़ है तो वो अंदर घुस नहीं पाएगा, वो उसको टक्कर भी नहीं मार पाएगा, वो वहीं मुड़ जाएगा। तो सूत्र आप रबड़ जो है वो आपकी हलक में नहीं आ पाएगा। पर सूत्र क्योंकि आगे से सख्त होता है, तो अगर वो हड्डी बड़ी भी हुई है तो आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन ट्राई करेंगे, उस पर टक्कर मारते रहेंगे, वो एक ना एक दिन वो खुल जाएगा और आप सूत्र नीति कर सकते हैं। इसीलिए मेरे को भी बचपन में मैं जब स्कूल में था तो मुझे एक नॉस्ट्रिल में हड्डी बढ़ गई थी मेरी थोड़ी, तो मुझे हमेशा जुकाम और छींक और ये सब रहता था। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कोई कहता था कमजोर है बच्चा, आप ये खिला दो। मेरे पेरेंट्स को वो भी खिलाते रहते थे, बच्चे की जान लेते रहते थे, कुछ हुआ नहीं। तो बाद में किसी एक डॉक्टर ने बताया कि नहीं ये हड्डी बड़ी हुई है। तो अब हड्डी बड़ी हुई है तो सर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो तो ये सब चीजें नहीं सिखाएगा ना आपको, वो तो वेस्टर्न साइंस पढ़े हुए हैं। वो कह रहे थे ऑपरेशन करा दो। अब आप में से बहुत लोग होंगे जिनकी नाक की ऐसी हड्डी बड़ी होगी, ऑपरेशन करवाया होगा। अब वो ऑपरेशन के बाद क्या होता है, क्योंकि नाक की हड्डी जो है ये हमेशा अंदर से नमी रहती है इसमें, क्योंकि म्यूकस हमेशा रहेगा, कफ थोड़ा बहुत तो रहेगा, कफ हमेशा, और रहना भी चाहिए शरीर में थोड़ा बहुत, जैसे मैंने बताया जरूरी है आपके शरीर के लिए। तो वो अंदर से नमी रहती है हड्डी में। तो एक बार ऑपरेशन से आपने वो थोड़ी काट के स्पेस बना भी दी, वो फिर बढ़ जाती है क्योंकि अंदर वो ड्राई नहीं होता वो हड्डी वाली हड्डी। तो एक बार ऑपरेशन करवाएंगे, 2 साल 3 साल 4 साल बाद आपको फिर करवाना पड़ेगा, फिर करवाना पड़ेगा। तो हालांकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो भी करवा सकते हैं, बल्कि वो लोग करवाना ज्यादा कन्वीनियंट समझते हैं कि अब एक बार गए, एक बार करवाया, 3-4 साल आपकी छुट्टी हो गई। ये जो है ये आपको शुरुआत में आपको 1 हफ्ते का कोर्स होता है, 1 हफ्ता आपको हमेशा रोज करना पड़ेगा, उसके बाद आप हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं या 2 हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं। तो लोग सोचते हैं ऑपरेशन कराना बेटर है कि वहाँ एक बार कराओ, 3-4 साल की छुट्टी, ये आपको हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार करना पड़ेगा। तो वो आपके ऊपर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, दोनों चीजें सही हैं। पर मैंने आपको ये यौगिक तरीका, जो योगियों का तरीका है अपने ये नाक की हड्डी की प्रॉब्लम या साइनस की प्रॉब्लम को सही करने का, तो ये योगी लोगों का तरीका है। आप वेस्टर्न साइंस के तरीके को भी अपना सकते हैं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, वो सब आपके ऊपर है। अब जब आप सूत नीति और जल नीति जिस दिन करें, कुंजल के बाद कुछ नहीं है, कुंजल आपने किया 5 मिनट में खत्म खत्म। पर कुंजल के बाद एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कुंजल के बाद आपको 1 घंटा कुछ खाना नहीं है। कुंजल के बाद याद रखिए 1 घंटा कुछ खाना नहीं है, उसके बाद आप खा सकते हैं। कुछ लोग 2 घंटे ही बोलते हैं, कुछ लोग 3 घंटे ही बोलते हैं, मैं 1 घंटे वाला रूल अपनाता हूँ बचपन से। और जिस दिन आप सूत्र नीति और जल नीति करेंगे उस दिन याद रखिए, रात को सोने से पहले गाय का घी, गाय के घी को थोड़ा सा पिघला के, ड्रॉपर आता है ना, किसी भी केमिस्ट की दुकान पे आपको ड्रॉपर मिल जाएगा, वो छोटा सा, जिससे आंखों में भी
दवाई ड्रॉप्स डालते हैं या नाक में भी डालते हैं या कान में भी डालते हैं, तो आप ड्रॉपर लेके उस पिघले हुए गाय के घी को 5 6 7 8 बूंदे आप ऐसे करके अंदर डाल के ऊपर खींच सकते हैं, फिर यहां से अंदर डाल के ऊपर खींच सकते हैं। तो वो आपका पूरा जो होता क्या है, जब आपने गरम सूत्र पहले आपने डाला, उससे रगड़ लगी आपके नाक के अंदर, फिर आपने गर्म पानी नमक मिला हुआ डाला, उससे अंदर क्या हुआ, उससे अंदर खुश्की आई, ड्राइनेस हुई। तो अंदर आपकी ड्राइनेस ना हो, खुश्की ना हो, आपके दिमाग में खुश्की ना है, तो आप ये जो गाय का घी है ये आप जब दोनों तरफ से डाल के उसको ऊपर चढ़ाएंगे तो पूरा वो जो लुब्रिकेशन होता है, जैसे आप साइकिल की चेन में ग्रीसिंग करते हैं या अपने कार में इंजन ऑयल डालते हैं, वो पूरा लुब्रिकेशन हो जाएगा और फिर आप सो जाइए। बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपकी क्रिया कंप्लीट हो गई। अब इनके बेनिफिट्स ये हैं शरीर के लिए कि कुंजल क्रिया से क्या होता है, आपका डाइजेशन सिस्टम इतना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपकी जठराग्नि, आप एसिडिटी को खत्म कर रहे हैं, तो आपकी जो जठराग्नि, आपका नेवल सेंटर जो इम्बैलेंस था वो बैलेंस में आ गया है। मतलब कहते हैं ना लक्कड़ हजम पत्थर हजम, वो होगा कि आप कुछ भी खाएं, चाहे पत्थर भी खाए वो हजम हो जाएगा। आप पत्थर असली में मत खा लीजिएगा, वो बस बोलने के लिए है, लेकिन आप कुछ भी खाएं, कहीं बाहर का कुछ गंदा खा लिया या कुछ खा लिया या किस खाने में कुछ बैक्टीरिया था, कुछ था, कोई और खाएगा उसको लूज मोशन हो जाएगा या किसी को प्रॉब्लम हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, आपको कुछ नहीं होगा, आपका हजम हो जाएगा सब कुछ। एसिडिटी की जो प्रॉब्लम थी वो एक इतिहास बन जाएगा आपके लिए, हिस्ट्री, आप भूल जाओगे एसिडिटी नाम की कोई चीज भी होती है। जिन लोगों को कब्ज रहता है, कॉन्स्टिपेशन, उनका कॉन्स्टिपेशन तक सही हो जाएगा। आपके स्किन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ लोग होते हैं उनके स्किन में कुछ रैशेस हो जाते हैं या खुजली हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो वो सब प्रॉब्लम्स आपकी कभी होंगी ही नहीं। और ये केवल पित्त के लिए नहीं, आपको लग रहा होगा ये केवल इसने अपने आपके पेट के अंदर से एसिड को निकाला था, केवल एसिडिटी के लिए है। एसिडिटी के लिए नहीं है कि केवल ये आपके कफ के लिए भी है। क्यों? क्योंकि वो जो आपका चेस्ट में जो आपका कफ जमा होता है, जो कंजेशन होती हो जाती है लोगों को, देखा होगा आपने सर्दी में या जो पोलन का सीजन आता है, तो उस सब, क्योंकि वो गुनगुना पानी होता है तो उस सबको, उस जमे हुए कफ को ढीला करके उस पूरे को निकाल देता है। तो एक कफ में बहुत फायदेमंद है। और जब आप कुंजल कर रहे होंगे आपको लगेगा, आपको खुद दिखेगा कि आपका नाक तक साफ हो जाता है। अगर आपका नाक उस टाइम ब्लॉक भी है या जुकाम भी है, आप कुंजल करेंगे तो आपका नाक पूरा क्लीन हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा पानी जब आप पानी निकाल रहे होते हैं वो नाक से भी निकलता है, तो वो पूरा क्लीन हो जाएगा, आपका जुकाम भी खत्म हो जाएगा। तो ये साइनस में भी फायदेमंद है। और जैसे मैंने बताया, ये यहाँ की कंजेशन पूरी हटा देता है, खत्म कर देता है। तो जो एस्थमा के पेशेंट्स हैं, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं, दमा के पेशेंट जिनको दमे की बीमारी है, उसमें भी ये बहुत लाभदायक होता है। अब नेति के बारे में, नेति जो है, साइनस जैसे मैंने बताया वो तो रह ही नहीं सकता, और जिनकी हड्डी बड़ी होती है वो भी नहीं रह सकती। और जब आप ये करके और सूत्र नीति करके उसके बाद जब आप जल नीति करते हैं और जब आप उसके बाद रात को गाय का घी डाल के सोते हैं, पूरा लुब्रिकेशन साफ हो जाता है, पूरा जो पूरी धूल मिट्टी पॉल्यूशन सब कुछ साफ हो जाता है, कफ जो एक्स्ट्रा होता है सब निकल जाता है। उससे क्या होता है, आपके जो दिमाग के सेल्स हैं, आपके ब्रेन सेल्स, उनको एक रेजुविनेशन मिलता है। वो एक अगर कुछ सेल्स आपके ब्रेन में जैसे कुछ सेल डेड हैं तो वो फिर से जीवित हो जाते हैं। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप में एनर्जी बढ़ गई है, आप थक नहीं रहे, आप फ्रेश हैं, हमेशा नींद के टाइम पे भी आप फ्रेश हैं। और होता क्या है, इसलिए भी आपको फ्रेशनेस लगेगी ज्यादा, आप इसलिए भी आपको थकान नहीं लगेगी, क्योंकि जब आपका वो एरिया जब पूरा साफ हो गया, तो पहले जितना आप सांस लेने में जितने आप ऑक्सीजन अंदर ले पा रहे थे, वो ऑक्सीजन आप उससे दुगनी 3 गुनी ऑक्सीजन ले पा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो आप खाना भी खाएंगे वो एकदम डाइजेस्ट हो जाएगा आपके शरीर में, क्योंकि ऑक्सीजन जिससे एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म ये सब चलता है, उससे वो जो आप खाना खाएंगे वो जल्दी से ब्रेक डाउन होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, तो आपका डाइजेशन सिस्टम इतना अच्छा हो जाएगा
कि आपने अभी आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया होगा ऐसा। और आई साइट के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों को स्पेक्स लगे हों या उनकी आई साइट काफी वीक हो, अगर वो ये लंबे टाइम तक करें, एकदम असर नहीं होगा, पर अगर वो लंबे टाइम तक करें तो आई साइट भी आपकी इंप्रूव हो जाती है। कान की कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती आपको। कान में दर्द, कुछ लोग कहते हैं कान में वैक्स जम जाता है और वैक्स की क्लीनिंग करवाते हैं, या कान में दर्द है, वो सब प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी। और तो और जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है दिमाग में, उनकी माइग्रेन की प्रॉब्लम भी अगर आप लंबे टाइम तक करेंगे, उनकी माइग्रेन की प्रॉब्लम भी धीरे 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 खत्म हो जाएगी। और जैसे मैंने बताया नीति थी, ये भी एस्थमा और ब्रोंकाइटिस और साइनस के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। तो जब आपका ये सब क्रियाएं करके, शतकर्म करके, जब आपका वात, पित्त और कफ ये तीनों जब आपका बैलेंस में आ जाएगा, तब अब आप आसन और प्राणायाम जो मैंने आपको बताया, अष्टांग योग, उसमें अब आप अगली सीढ़ी, तीसरी और चौथी सीढ़ी और उसके बाद वाली सीढ़ी हम धीरे धीरे आप चढ़ सकेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।